हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, जहां पर 10,000 के करीब कुछ किताबें हैं जिनको चेक किया जाएगा। उसके ऊपर क्या हो रहा है, किस तरह से इसका तरीकाकार होगा, इनसाइट शेयर करेंगे और साथ ही साथ तज्जियाकारों की राय भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मौजूदा हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल की। तो इक़्तिदार संभाले हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर हुकूमत के हक में और मुखालिफ हैशटैग्स ट्विटर पर ट्रेंड करते नजर आ रहे हैं। इस ज़िम्न में वफाकी हुकूमत ने अपनी 2 साला कारकर्दगी अवाम के सामने लाने का फैसला किया है। अब ज़राए के मुताबिक वज़रा ने कारकर्दगी पर रिपोर्ट्स भी तैयार करना शुरू कर दी हैं और वजारतों, महकमों और डिवीजन से कारकर्दगी की रिपोर्ट जो तलब की गई है वो वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पब्लिक की जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, गवर्नर सिंध भी हैं इमरान इस्माइल साहब। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए बताया कि जी ना कोई करप्शन, न मनी लॉन्ड्रिंग, ना अपनों को नवाजना, ना लंदन में फ्लैट्स, वजीर आजम हाउस के खर्चे भी कम हुए हैं। ये है तहरीक इंसाफ की 2 साला कारकर्दगी। लेकिन दूसरी जानिब ऑपोजिशन जमातें आज भी इलेक्शंस में धांधली के इल्जामात आयद कर रही हैं और कह रही हैं कि पीटीआई की 6 माफियाज और करप्शन को पनाह मिल रही है। अब जी हमने सवाल इस पर यूं रखा है अपने एनालिस्ट से कि पीटीआई हुकूमत की अब तक यानी 2 साल की जो कारकर्दगी है उसको वो कैसे रेट करेंगे। 1 से 10 तक के उनके पास ऑप्शंस हैं, 10 बीइंग द हाईएस्ट ऑफ कोर्स। और पैनल पर आज हमारा साथ देंगे मजहर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा और बेनजीर शाह साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। मजहर अब्बास साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पार्टी मंशूर पीटीआई का या वो जो रोड मैप दिया गया था 2 साल पहले, क्या लगता है आपको जो वादे किए गए थे 2 साल में कितने पूरे हो सके? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं इसे 5 नंबर दूंगा और 5 नंबर इसलिए दूंगा क्योंकि एक गवर्नमेंट का टेन्योर होता है 5 साल का और जाहिर है अभी उसको 2 साल हुए हैं, 3 साल अभी बाकी हैं। देखिए, ये बताते खुद मेरे लिए जो है इत्मीनान की बात, एक इलेक्शन प्रोसेस में इंसाफ उभर कर आई है। जिस जमहूरियत को वो खुद एक ज़माने में बहुत बुरा भला कहा करते थे, वो खुद भी इसी डेमोक्रेसी की पैदावार है। डेमोक्रेसी पे बहुत सी राय हैं, मेरी भी बहुत सी रिजर्वेशंस हैं कि शायद इससे बहुत बेहतर डेमोक्रेसी का मेरे जहन में तसव्वुर था। लेकिन जिस मुल्क में 72 साल में ये तीसरा पुरअमन इंतकाल जो है वो मुंतकिल हुआ है, इख्तिदार मुंतकिल हुआ है, तीसरी मरतबा हुआ है 72 सालों में, तो उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मुल्क में जमहूरियत की रूट्स कैसी रही हैं। इमरान खान खुदा करे कि तारीख में पहले वज़ीर आज़म बने कि जो 5 साल मुकम्मल करें। देखिए, हुकूमतों ने 2 हुकूमतों ने इससे पहले अपने अपने 5 साल मुकम्मल किए, लेकिन वज़ीर आज़म आज तक कोई भी ऐसा नहीं गुजरा पाकिस्तान में कि जिसने अपने पूरे 5 साल मुकम्मल किए हों। तो इमरान खान साहब के पास वक्त है। अब इमरान खान साहब 25 जुलाई को जब इलेक्शंस हुए थे इस मुल्क में, जिस पे सवालात उठाए गए, लेकिन बहरहाल कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं है जिस पे सवाल नहीं उठाए गए, लेकिन इमरान खान खुद अपनी 25 जुलाई 2018 की तकरीर को उठाएं, उस तकरीर को देखें, सुने और फिर अंदाजा करें कि उन्होंने उसमें से कौन से वादे जो उन्होंने पूरे किए। नजर ये आता है कि जो बात उन्होंने 2018 को की थी, उनमें से शायद ही कोई बात है कि जिस पे उन्होंने अमल किया हो, और जिस बात के वो मुखालिफ रहे हैं वो सारी बातें उन्होंने की। देखिए, 3 चीजें सिर्फ मैं कहूंगा कि 3 चीजें ऐसी हैं। उन्होंने आगाज अच्छा किया, अपनी टीम का तारुफ कराया, अपना ओपनिंग बैट्समैन उन्होंने असद उमर को रखा और फिर जल्द ही खुद ही उसको आउट कर दिया और अब वो दोबारा आए हैं। तो उन्होंने जिस शख्स के बारे में इलेक्शन से पहले कह दिया था कि ये मेरा फाइनेंस मिनिस्टर होगा, मेरा वजीर खजाना होगा, उसे हटा दिया। फिर 3-4 बातें वो बड़ी बुनियादी करते थे। पहली बात, मैं इस मुल्क में सिविल रिफॉर्म्स लेकर आऊंगा। उस सिमत में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा बल्कि पीछे हटे हैं। दूसरा, उन्होंने वादा किया था कि पुलिस रिफॉर्म्स करूंगा, उससे भी वो पीछे हटे और जिस शख्स का रोज वो विर्द किया करते थे, नासिर दुर्रानी का, उसको उन्होंने एडवाइजर के तौर पे पंजाब में लाए और जल्दी हटा दिया। फिर उन्होंने जिसने अगर 2018 का, अगर 2013 का इलेक्शन इमरान खान ने केपी में पीटीआई को जिताया तो 2018 का इलेक्शन परवेज खटक ने जिताया। लेकिन हैरानगी इस बात की है कि परवेज खटक को उधर से हटा दिया गया। पंजाब का मामला हमारे सामने है
تو میرا خیال ہے کوئی بہت اچھی کارکردگی تو نہیں، لیکن ہاں وزارت، اگر ہم وزارت خارجہ کو سامنے رکھیں اس میں چیزیں آگے بڑھی ہیں. کوئی بڑا ابھی تک میگا کرپشن اسکینڈل تو سامنے نہیں آیا، لیکن 2 سالوں میں جن چیزوں کے بارے میں عمران خان، جیسے مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول نظر آتی ہے، چینی کمیشن کی رپورٹ ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پہ کیا وہ عمل درآمد ہوتا ہے، اس پہ ایکشن ہوتا ہے. دواؤں کا اسکینڈل سامنے آیا، اس پہ بی آر ٹی جو ہے وہ 2 سال مرزا صاحب، میں یہ جو آپ نے عمران خان کے کرپشن لیے والا درد نقطہ سر اٹھایا بنی نا، رہی. آٹا اسکینڈل آیا، پیٹرول کی پرائسز آئی. یہ بڑا آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا ہے، اور ہم یہ بھٹی صاحب کی طرف لے کے چلیں گے، کیونکہ جب پی ٹی آئی حکومت میں آئی اور اس سے پہلے بھی کرپشن پہ بڑا فوکس تھا، تو آج گورنر عمران اسماعیل نے بھی 2 سال مکمل ہونے پر یہی پوری کی پوری وضاحت دی کہ کرپشن کا کس طرح سے بھٹی صاحب خاتمہ ہوا. لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ بے شک وزیر اعظم عمران خان کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں، لیکن ان کے نیچے جو ہو رہا ہے سب کچھ، وہ کرپشن اور مافیاز کو پناہ دے رہے ہیں. اچھا میڈم شیخ، پہلے تو اپوزیشن بتائے کہ یہاں تو نیچے ہو رہا ہے تو ان کے اوپر کیا ہو رہا تھا. یہ ضرور اپوزیشن سے پوچھئے گا کہ یہاں تو نیچے ہو رہا ہے، ان کے اوپر کیا ہو رہا تھا. دوسری بات ہے یوم تشکر. تحریک انصاف کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ان حالات میں 2 سال گزار گئے، لیکن عوام کی حد تک، ذرا شعر کو تھوڑا سا موڈیفائی کر رہا ہوں شاعر سے معذرت کے ساتھ، یوم تشکر منا رہے ہو، یوم تشکر منا رہے ہو، پاگل ہو یا پاگل بنا رہے ہو. اچھا، سب سے پہلے تو اچھی خبریں ہیں جی. سول ملٹری قیادت 1 پیج پر، فارن پالیسی بہت اچھی، عالمی تنہائی کم ہوئی، پلوامہ سے بالا کوٹ تک، ابھی نندن سے کشمیر اور اقوام متحدہ تک، ٹرمپ 3 مرتبہ کشمیر ثالثی سے ٹرمپ بھارت میں مودی کے سامنے پاکستان اور عمران خان کی تعریف تک، کرتارپور راہداری، وزیر اعظم کی حد تک کفیش شاری. یس بالکل ہے، اپنے گھر میں رہنا، اپنا بل دینا، بیرون ملک دورے سادگی، ایکسپورٹ نیگیٹو سے پازیٹیو، تعمیراتی پیکج دیا. احساس پروگرام میں 1,60,00,000 لوگوں کو ہاتھ میں پیسہ دیا، اور ایسا دیا کہ ثانیہ نشتر سنائے 2 مرتبہ کابینہ میں رو پڑیں کہ تحریک انصاف کے ایم این ایز مجھے تنگ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. باقاعدگی سے کابینہ اجلاس، وزیر اعظم کے خلاف باتیں کرنے والے بھی کابینہ کا حصہ ہیں ابھی تک. 200 پناہ گاہیں، کسان گندم مہنگی بیچی، گنا مہنگا بیچا اس سال، کھاد سستی ہوئی. ادویات، آٹا، گندم، چینی، نجی بجلی گھر ڈاکے رپورٹیں بنی، پبلک ہوئیں. معاونین، مشیروں کے اثاثے پبلک ہوئے. اچھا، اب آ جائیے کہ برے کیا ہوا، یا اس میں یہ 7 بحران آئے، 7 بحران، جن میں سے 4 مصنوعی بحران تھے. یعنی جو حکومت کی اگر رٹ ہوتی تو نہیں آ سکتے تھے. ہوم ورک نہیں تھا 22 سالہ سٹرگل کے بعد پی ٹی آئی کے پاس. رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں تھا. ادویات 6 مرتبہ مہنگی ہوئیں. پٹرول گیس 12 مرتبہ مہنگے ہوئے. مہنگائی 37 مرتبہ ہوئی. بے روزگاری بڑھی. رپورٹیں پبلک ہوئیں، ہوا کچھ نہیں. کانفلیکٹ آف انٹرسٹ تھا. رزاق داؤد، ندیم بابر، زلفی بخاری، چیئرمین یوٹیلٹی سٹورز. نیب ترمیمی آرڈیننس پہلا کاٹا گیا کہ بیوروکریسی اور تاجر، اور اب پارٹ 2 آ رہا ہے. میڈیا پر بہت مشکل وقت ہے. 40% وقت گزر گیا ہے. 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں اگلے 3 سال میں ناممکن ہیں. احتساب گھر سے، یعنی خود احتسابی نہیں شروع ہو چکی. نیا صوبہ نہیں. آئی ایم ایف کو خیر بات کہنا تھا، نہیں. کشکول توڑنا تھا، نہیں. 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی، نہیں. 300 دنوں میں کرپٹوں کو اندر کرنا تھا، نہیں. الیکٹیبل سے دوری، نہیں. آزاد اراکین کو نہیں لینا تھا، نہیں. 20 وزراء رکھنے تھے، نہیں. اوپر ایماندار اور نیچے سب ٹھیک، نہیں. تگڑا وزیر اعظم، تگڑا وزیر اعظم ہو، تگڑا وزیر. اچھا بس آخری دو جملے میڈم شیخ. تگڑا وزیر اعظم ہو تو پارٹی میں لڑائیاں نہیں ہوتی، جھگڑے نہیں ہوتی. غلط نکلا. کرپٹ جمہوریت میڈیا کا گلا گھونٹتی. آزاد میڈیا مضبوط جمہوریت، غلط نکلا. پروٹوکول نہیں، غلط. کراچیوں کو روشنیوں کا شہر نہیں بنا سکے. ہر بدھ کو پارلیمنٹ میں آنا، نہیں. ثانیہ ماڈل ٹاؤن، ثانیہ سائیوال. یکساں نصاب تعلیم، ادارہ جاتی ریفارمز، پولیس پٹوار، 200 ارب ڈالر باہر سے آنے تھے. سوئس اکاؤنٹ سے رقمیں آنی تھیں. 8,000 ٹیکس اکٹھا کرنا تھا. وزیر اعظم ہاؤس ایوان صدر میں یونیورسٹیاں بننی تھی. گورنر ہاؤس کی دیواریں گرنی تھی. 2.5 کروڑ بچوں نے اسکول جانا تھا. 40% زائد بچوں کی ذہنی گروتھ. مفت تعلیم.
बिजली भट्टी गैस साहब कोई पेट्रोल नंबर नहीं दे महंगा। रहे। अच्छा महमल, भट्टी आपको साहब क्या लगता है? नंबर जी मेरे ले लीजिएगा। भट्टी मजहर साहब साहब ने में चाबी दिए भरी हुई 5 है। तो मैं दूंगा। आज 5 देने थे लेकिन मैंने मजहर साहब से, क्योंकि उन्होंने एक मजहर साहब के बुजदार की वजह से जो जिस पर इमरान खान साहब अटके हुए हैं, 6 नंबर मैं दूंगा। हाँ ठीक है जी, 6 नंबर दे रहे हैं भट्टी साहब, 1 नंबर इसमें से जिसे नीट हैंड राइटिंग का होता है वैसे बुजदार साहब का। महमल, देखिए अलीना, कई पैमाने होते हैं जिसके ऊपर हम जज करते हैं हुकूमतों को। और जिस तरह भट्टी साहब ने भी और मजहर साहब ने भी काफी उसमें डिटेल में भी एक्सप्लेन किए हैं, मईशत होती है, गवर्नेंस होती है और चीजें होती हैं, पुराने वादे। वो मैं जो दो तीन चीजें मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, अगर आप देख लें कि जो पॉलिटिक्स है, यानी कि अवाम में जिस पॉपुलैरिटी के साथ अगर 2018 के बाद पीटीआई की हुकूमत आई थी, तो अगर हम अब उस चीज के ऊपर सर्वेज भी आए हैं, क्या उतनी ही पॉपुलर है? तो मेरे ख्याल में एक उसका जवाब आपको मिल जाता है कि उतनी पॉपुलर वो नहीं है। और जिस टीम को खान साहब लाए थे, जो लेकर आए हैं, जो टीम इस वक्त, यानी वो स्पीकर हो, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हो, वो बाकी इनकी काबीना के लोग हों और लोग हों, तो क्या उसको पजीराई मिली? जो इस हुकूमत की डिसीजन थी उस पे भी आप भट्टी साहब और मजहर साहब वगैरह सबकी बातें सुन ले, तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी काफी हद तक एक कह ले कि डिसअपॉइंटमेंट हुई लोगों को, जो इनके पीटीआई के अपने सपोर्टर्स की मैं बात कर रही हूँ। तो पार्लियामेंटेरियंस हो या मिनिस्टर्स हो, तो पार्टी की जो पॉलिटिक्स है ना, वो उस तरह से नहीं चल रही। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये भी है कि एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन मेकिंग में बहुत से वो लोग शामिल नहीं है, जिसका मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया, कि जो इलेक्टेड होते हैं और डिसीजन मेकिंग कोई और कर रहा है, जो नॉन इलेक्टेड है या जिन्होंने जवाब नहीं देना। तो एक तो वो है। अच्छा, दूसरा पैमाना अलीना देखिए गवर्नेंस का होता है। अब गवर्नेंस के अंदर मजहर साहब ने भी याद कराया, भट्टी साहब ने भी बात की है कि बहुत सारे वादे किए थे, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के वादे किए थे, पुलिस रिफॉर्म्स के वादे किए थे, हेल्थ एजुकेशन को बेहतर करने का किया था। अब बुनियादी चीजें 3-4 ही होती है गवर्नेंस में। पहली चीज होती है, अगर कोई आपको पता है थाना कचहरी एक पाकिस्तान की उसमें बड़े कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, तो पुलिस से पाला बहुत लोगों का पड़ता है। तो क्या पुलिस रिफॉर्म्स हुए? नहीं हुए। एजुकेशन इंप्रूव करने का वादा था, स्कूल बेहतर करने का, निजाम बेहतर करने का, वो तो फिर अगले सवाल के अंदर ज्यादा भी इसके अंदर डिटेल में बात हो जाएगी। लेकिन क्या वो इम्प्रूव हुए? वो भी नहीं हुए। हॉस्पिटल या हेल्थ सेक्टर हमारा इम्प्रूव हुआ? वो भी नहीं हुआ। अगर आप सफाई देखते हैं, आप घर से बाहर निकलती हैं अलीना, या मैं घर से बाहर निकलती, तो हम देखते हैं कि अगर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, लेकिन तो वो कह रहे हैं हम 2 साल डैमेज कंट्रोल कर रहे थे, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक की कारकर्दगी को देखते हुए कितने नंबर देंगे आप? जी, मैं वही कह रही अलीना कि देखिए, जब ये म्यूनिसिपल सर्विसेज और बाकी चीजें देखते हैं तो हमें कोई खातिर का वो अच्छा नहीं लगता, और मईशत में भी कोई खास बेहतरी नहीं। मैं नंबर नहीं देना चाहती, टू बी ऑनेस्ट, मैं इसलिए नहीं देना चाह रही नंबर, क्योंकि वाकई ही 5 साल में जज करना चाहिए, 2 साल के अंदर नहीं हो सकता है, बड़ी प्रॉब्लम्स हो। बट इवन देन आई थिंक जो इनके अब अपने वोटर सपोर्टर, इनके अपने लोगों से पूछे, ये मैं उनकी बातें आपको बता रही हूँ कि वो इस पैमाने पे जज करते हैं और वो खुश नहीं। मतलब आपको लगता है कि 5 साल के बाद हम जज करेंगे? दिस इज टू अर्ली टू जज राइट नाउ। बेनजीर शाह साहिबा। अलीना, मैं तो कोई नंबर नहीं दूंगी, और मेरे ख्याल से 5 साल के बाद हमें 2 या 3 साल के बाद जज करना चाहिए। आज मैं देख रही थी ट्विटर पे काफ़ी पीटीआई के गुजरे हैं, वो अपनी तस्वीरें लगा रहे थे, 2018 में हमने इलेक्शन लड़ा और हम जीते, और बिल्कुल जीते, वोट भी उनको मिले। लेकिन हमें ये भी बता दें कि उसके बाद अगले 2 साल आपने काम क्या किया। देखिए, पहले जो 2 या 3 साल होते हैं किसी भी हुकूमत के, वो होते हैं काम करने के, और सिर्फ काम करने के नहीं, मुश्किल फ़ैसले लेने के, क्योंकि फिर उन्हीं मंसूबों पे, उसी रिफॉर्म्स की बुनियाद पे आप अगला इलेक्शन लड़ते हैं। अभी पीटीआई से कोई पूछे कि आपको हम अगले इलेक्शन में वोट क्यों दें, तो मैं तो पहले 2 साल में ही उनको जज करूंगी, क्योंकि 2 साल के बाद मुझे तो नहीं लगता कि कोई एकदम से तब्दीली आ जाएगी या कोई एकदम से कोई रिफॉर्म आ जाएगा। ना कोई रिफॉर्म्स की बात हुई है, ना जनूबी पंजाब बना है, ना कोई करप्शन ख़त्म कर दी गई है, ना मईशत ठीक हुई है। तो किस बुनियाद पे हम आपको और आपके वज़रा को अगले इलेक्शन में वोट दें? तो मेरे तो ख्याल से इन 2 साल में हमको उनको जज करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक लेगेसी ज़रूर पीटीआई की होगी, और वो होगी कि ये जमहूरियत को, जब से ये पार्टी आई है, इन्होंने जमहूरियत के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिए। और मैं आई स्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, इसलिए क्योंकि ऐसे कानून लाए जा रहे हैं इस मुल्क में जिनसे इतना नुकसान होगा हमारी जमहूरियत का कि हमें सालों साल लग जाएंगे उस नुकसान को ठीक करते हुए। जैसे कि अभी पंजाब में आप ये किताब बैन करने का एक कानून ला रहे हैं, इस किस्म के कानून नहीं। और ये अलीना, ये मैं सिर्फ यहाँ पे एक लाइन ऐड करना चाहूँगी कि ये इस पार्टी की लेगेसी होगी कि एक जमहूरी पार्टी
एक जमहूरी सियासी जमात जो जमहूरियत के जड़ों को खोखला करने जा रही है। ठीक है, कोई नंबर्स नहीं दे रही हैं, लेकिन शी इज़ रियली डिसअपॉइंटेड विद पीटीआई की अभी तक जो 2 साल में कारकर्दगी है। हम जी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद पंजाब में जो टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इकदामात किए हैं, 100 से ज़ायद कुतब पर पाबंदी लगा दी है, 10,000 को चेक किया जाएगा और उसके ऊपर भी फिर फैसला किया जाएगा। इनसाइट है हमारे पास कुछ, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। पंजाब में मुबैना तौर पर कौमी हीरोज और मुल्की सालनियत के खिलाफ मवाद पर मबनी 31 पब्लिशर्स की किताबों पर पाबंदी लगाई गई है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के राय नासिर साहब। उन्होंने कहा है कि बोर्ड इस मकसद के लिए 30 कमेटियां तश्कील दी हैं बोर्ड ने, और अफसोस की बात है कि किसी ने पहले इन किताबों को चेक नहीं किया। अंदाजा नहीं था कि भारी फीस के मुकाबले में हमारे बच्चों को निजी स्कूल्स में ये पढ़ाया जा रहा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि कलअदम किताबों ने पाकिस्तान, उसकी तख्लीक, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल के बारे में हक़ाइक़ को मस्ख़ किया, जबकि इन किताबों में कुछ तौहीन आमेज़ मवाद भी मौजूद था। किताबों में पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में एक कमतर मुल्क के तौर पर पेश किया गया, जबकि आज़ाद जम्मू और कश्मीर को भी हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाया गया। उन्होंने बताया कि कैम्ब्रिज की किताबों में बच्चों को इत्तेहा पसंदी की तरगीब दी जा रही थी। मजीद बताया कि निजी स्कूल्स में पढ़ाई जाने वाली 10,000 से ज़ायद किताबों को चेक कर रहे हैं वो, और मजीद उन्होंने जो चीज़ें की हैं उस पे ऊपर भी बात करते हैं, क्योंकि हमारी एनालिस्ट है बेनज़ीर शाह साहिबा, उनकी साहब से बात हुई है। तो बेनज़ीर, सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि ऐसा क्या मुतनाज़ मवाद था, क्या बताया आपको एमडी साहब राय मंजूर साहब ने कि क्यों ये पाबंदी लगाई गई, और ये जो 30 कमेटियाँ बनाई गई हैं इसके ऊपर भी थोड़ी सी बताइएगा रोशनी। अलीना, पहले तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले एक पंजाब में एक कानून आया था जिसमें भी ये लिखा हुआ था कि DGPR जो है वो किसी भी किताब दुकान में जाके किताब को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। तो लोग समझ रहे थे कि उस कानून के तहत ये 100 किताबों को पे पाबंदी लगाई गई है, उनको बैन किया गया है। ये एक्चुअली बात ये नहीं है, क्योंकि मेरी आज राय मंजूर हुसैन साहब से बात हुई। ये एक आया था 2015 में एक कानून, मुस्लिम लीग नून को आपने फुल क्रेडिट देना है इस कानून का। वो एक कानून लाए थे, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड एक्ट था 2015 का। उस कानून के तहत अगर किसी भी किताब में कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात हुई हो, या नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ कोई बात हुई हो, डिफेंस के ख़िलाफ़ कोई बात हुई हो, तो वो किताब पे पाबंदी लग सकती है, और बोर्ड जो है जिसके ये MD हैं राय मंजूर साहब, वो पाबंदी लगा सकते हैं। अच्छा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अभी आपने 100 किताबों पे पाबंदी लगाई है, और पे लग सकती है? तो उन्होंने कहा हम 10,000 किताबें 10,000 किताबें उनका हम जायज़ा ले रहे हैं, और अभी हज़ारों किताबों पे पाबंदी लग सकती है। अच्छा, मैंने फिर उनसे ये भी पूछा, मैंने कहा कि देखिए पाकिस्तानी आइन में हमारे एक है आर्टिकल 10A, वो क्या है? वो है राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। तो मैंने कहा जब आपने पाबंदी लगाने से पहले किसी राइटर को, किसी ऑथर को बुलाया हो, उनसे पूछा हो कि आप अपना दिफा पेश करें, आप बताएं, या इसको हम अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या कोई ड्यू प्रोसेस आपने फॉलो किया? उन्होंने कहा नहीं। तो मतलब कि ये सबसे पहले तो ये पाबंदी बड़े आराम से अदालत में आप चैलेंज कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला ये है वो ये है कि क्या राय मंजूर साहब फैसला करेंगे कि हमारे बच्चे कौन सी किताबें पढ़ेंगे और कौन सी किताबें नहीं पढ़ेंगे, या हम ये फैसला करेंगे? यहाँ पे एक और जो बहुत बड़ा मसला है, और ये हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, यूट्यूब बैन कर दो तो टिकटॉक बैन कर दो, तो वो गेम बैन कर लो, और हमें एक्सक्यूज़ क्या दिया जाता है कि ये हम तो लोगों की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग हैं, जो आम आवाम है, आप और मैं हैं, हम डिसीजन मेकिंग का हिस्सा ही नहीं होते। वी आर नॉट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हमसे कोई पूछता ही नहीं है। हम कल कोई वेबसाइट खोलते हैं तो पता चलता है वो ब्लॉक्ड है, हम कोई किताब लेने जाते हैं पता चलता है वो बैन है। तो हमें जिनके लिए किया जा रहा है उनको आपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बताया। अब आप ये कमेटी की बात कर रही हैं, अब मैंने उनसे मुझसे कहा 30 हमने कमेटियाँ बनाई हैं, और वो सारी रात बैठ के काम करती हैं। उन्होंने मुझसे कहा रात को भी मैं बैठ के सुबह के 5 बजे में जाके सोया हूँ। भाई, इस कमेटी में एक्सपर्ट्स कौन है? जो हमारा बुनियादी सवाल है उससे मुतल्लिक आपसे आंसर लूँ, मैं थोड़ा सा ये वाजे करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी बराह रास्त बात हुई है। तो ये जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, ठीक है, अगर तो इसमें कुछ ऐसा काबिल एतराज़ मवाद था कि कहीं मिस प्रिंटिंग हुई, व्हाटएवर, वी अंडरस्टैंड, लेकिन जो साइंस और रियाजी की कुतब में ख़ास तौर पे कहा जा रहा है, उसमें क्या ऐसा मवाद था जिसके ऊपर पाबंदी लगाई गई? साइंस का मुझे नहीं पता, मैथ्स के बारे में उन्होंने मुझे ज़रूर बताया। उन्होंने कहा एक किताब में किताब में गिनती सिखाई जा रही थी छोटे क्लास के बच्चों को, उसमें उन्होंने तस्वीर लगाई हुई थी एक पिग की,
तो उन्होंने कहा कि पिग की तस्वीर लगाने की क्या ज़रूरत थी, कबूतर की लगा देते, बकरी की लगा देते, किसी गाय की लगा देते, पिग की क्यों लगाई। तो मैंने कहा उनसे कि हम लोग तो बचपन में वो भी पढ़ते थे, 3 लिटिल पिग्स एक किताब होती थी हम लोग, मेरी तो बेटी बड़े शौक से वो एक शो है उसका नाम है पेपा पिग, वो भी देखती है। तो उन्होंने खैर उस पर मेरे ख्याल से उन्होंने शायद पढ़ी भी नहीं है 3 लिटिल पिग्स, उन्होंने कोई इसका मुझे जवाब नहीं दिया। तो ये इस किस्म की मतलब इन बुनियादों पे और किताबों पे आपको वो बैन लग नहीं बताई जिनके ऊपर साइंसी किताबों के नहीं। और देखिए ये बड़ा ज़रूरी है अलीना, ये क्योंकि हम कल भी बात कर रहे थे, ये कौन है एक्सपर्ट्स, ये कौन है जो ये फैसला कर रहे हैं, ये कौन है जो हमारी इंफॉर्मेशन बंद कर रहे हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी बैकग्राउंड इनका क्या है। ठीक है, मैं एक अलीना आई एम सॉरी मैं आपको बहुत आज टाइम ले रही हूँ, मैं छोटा से एक बात करना चाहूँगी। देखिए मैं छोटी सी यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी, ये जो इदारे इस तरह के फैसले करते हैं ना कि इसको बंद कर दें तो उसको बंद कर दें, एक्चुअली उनको पता ही नहीं है कि 21st सेंचुरी होती क्या है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसे शेयर होती है। छोटी सी मैं आपको मिसाल दूँ, मैं आजकल एक किताब पढ़ रही हूँ मुसाद के बारे में, एक इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की। अच्छा, उस किताब को बंद करने के लिए पूरी कोशिश की गई कि वो जो सहाफ़ी है उसको इन्फॉर्मेशन ना मिले, और बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है इजराइल के बारे में, उसको इन्फॉर्मेशन ना मिले, किताब को बैन करने की कोशिश की गई, लेकिन वो फिर भी छप गई किताब। और मैं आज पाकिस्तान में बैठ के वो किताब पढ़ रही हूँ, क्योंकि 21st सेंचुरी में आप इन्फॉर्मेशन ऐसे बंद नहीं कर सकते। अगर किताब आपने बैन लगा दी तो हम इंटरनेट पे जाके देख लेंगे और उसकी PDF मिल जाएगी, अवेलेबल है बच्चों के पास। बच्चे बड़े क्लेवर भी हो गए हैं। अब खैर अपने एनालिस्ट के पास चलते हैं, और बुनियादी सवाल कुछ इस तरह से है कि क्या पंजाब टेक्स्ट बुक का ये इकदाम दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। महमल बेनज़ीर की आपने इनसाइट भी सुनी, क्या है आपका ओपिनियन? देखिए लीना, जो बेनज़ीर ने पिछले सवाल में बड़ी अच्छी बात की, और उन्होंने ये कहा कि जो एक फ्रीडम या कह लें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम या डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उसको बड़ी एक हिट लगी है हुकूमत के तहत। तो ये बात उनकी दुरुस्त है। ये नून लीग ने कानून बनाया, नून लीग भी जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के मेरे ख्याल में उसमें मेयार पे पूरी नहीं उतरती, और शायद PTI उसको एक और हद तक आगे लेकर जाना चाह रही है, खासतौर पे किताबों के जो आप बैन वगैरह की हम बात करते हैं। देखिए एक तो ये एक बड़ी परेशान कुन सी बात है, क्योंकि हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, ऐसी दुनिया में रहते हैं, तो हम बच्चों को इस तरह आइसोलेट नहीं कर सकते अपने बच्चों को कि वो सीख ही ना सके कि दूसरी जगहों पर क्या हो रहा है। फिर देखिए दूसरी एक इसमें बहुत जो बेसिक बात है वो ये है कि आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो सोसाइटी का नैरेटिव तय करती हैं। आपने देखा होगा कि 80 की दिहाई में जब ज़ियाउल हक साहब के अंडर चेंज हुआ सिलेबस भी और काफी ज्यादा इस तरह की चीजें आई, और तो उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है वो एक अभी भी हम कहते हैं ना कि ये ज़ियाउल हक का पाकिस्तान है, कि एक्सट्रीमिस्ट या इंटॉलरेंट सोच जो है वो बहुत बढ़ी पाकिस्तान के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर। तो रियासत को अपना काउंटर नैरेटिव बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि ये कि एक और न्यू नैरेटिव बना रहे हैं। और देखिए सेंसरशिप तो हो नहीं सकती। आप क्या पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बना रहे हैं कि जहां आपको इंटरनेट की एक्सेस नहीं है प्रॉपर, या आपको चीजों की एक्सेस नहीं है। हम एक डिफरेंट माशरे में रहते हैं। हमें कोई भी चीज अगर आप बैन भी करेंगे तो बच्चों को माँ बाप ने अगर पढ़ाना है तो वो कहीं इंटरनेट से उठा के या कहीं से बाहर से मंगवा के वो कुछ ना कुछ पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप जब किसी की सोच जो बंद करने की बात है ना, मुझे इससे सच्ची बात है अलीना, मुझे बड़ी एक घुटन का वो लग रहा है, और मुझे बड़ा ही ये डेंजरस सा ट्रेंड लग रहा है। मतलब आपको इस तरह से लग रहा है कि शायद ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल करने की कोशिश है? बिल्कुल नहीं। देखिए आप जदीद निसाब बनाने की बजाय, और बजाय इसके कि टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर आप बड़े नाम बड़े दानिश्वर लेकर आए, कुछ चॉम्स्की जैसा बैठा हो जो किताबें बैन कर रहा हो। बगैर बैन तो चॉम्स्की कभी भी नहीं करेंगे, बैन तो करनी भी नहीं चाहिए। तो आप इस तरह के पॉपुलिज्म करते हैं तो आप मॉडर्न सिविलाइजेशन की जो बुनियाद है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, आप उसी को खतरे में डाल देते हैं और उसी की नफी कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा परेशान कुन बात है। मैं तो इस फैसले को दुरुस्त नहीं कहूंगी। अच्छा ठीक है ना, आई गेट योर पॉइंट। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि आपको लग रहा है कि इस इकदाम से बल्कि हमारे बच्चे और पीछे चले जाएंगे, ये दकियानूसी बात लग रही है आपको थोड़ी? देखिए ठीक है, भट्टी साहब को कमेंट जानते हैं। किसी चीज पे सिर्फ मैं इसमें लीना कहूंगी कि तारीख में किसी भी चीज पर पाबंदी, किताबों पर पाबंदी जो थी ना, उसका बहुत तारीख एक हमें मिलता है उसकी एग्जाम्पल, तो वो कोई फ्यूचर अच्छा नहीं है। तारीख फ्यूचर अगर ऐसा करेंगे। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब। देखिए किसी भी मुआशरे में, किसी भी मुल्क में, किसी भी कौम में बंद कर दो, ख़त्म कर दो, पाबंदी लगा दो, ये आखिरी हरबा होता है। और हमारे यहाँ अल्लाह के फजल से ये पहला हरबा होता है हमेशा। हर चीज़ में बंद कर दो, ख़त्म कर दो, पाबंदी लगा दो, ये अफसोसनाक बात है। ये ज़हनों पर पाबंदी लगाने की बात है, ये शऊर को कैद करने की बात है।
ایک تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, ایک فتویٰ آیا تھا پرنٹنگ پریس کے خلاف ماضی میں, اور اس کے اثرات دیکھ لیں کیا حال ہو گیا. وہ مسلمان جو سائنس ادب علم میں لیڈ کر رہے تھے پھر کیسے اندھیروں میں ڈوب گئے. ہمارا یہ حال ہے کہ کسی مذہبی مسئلے میں امام کعبہ کو بلانا پڑتا ہے, کرونا سے بچنا ہے, تراویح کا مسئلہ ہے تو ہمیں جامعہ الازہر کے فتوے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. دیکھیں بچوں کی جو کتاب ہے ریاضی کی کتاب, یہ میتھ کی کتاب ہے. اب مجھے حیرانگی یہ بھی ہو رہی ہے کہ میتھ کی کتاب میں یہ چیزیں کیسی ہیں, سور کی تصاویر نہیں ہونی چاہیے, اور چیزیں لگا لیں بھائی آپ. کرسمس, نیو ایئر, ہیلووین, ویلنٹائن اور اپریل فول کے جیسے تذکرے ہیں میتھ کی کتاب میں. میں اس کے حق میں نہیں ہوں, میں اپنے ذاتی طور پہ اس کے حق میں بدل دیں. اچھا یہ آگے آ گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کمیٹی نے امریکی مصنفہ لیزلی ہیزلنٹن کی 2 کتابیں, دی فرسٹ مسلم آفٹر دا پروفٹ, 2 ان پر پابندی لگا دی ہے. مظہر الحق صاحب کی اسلام کی ایک مختصر تاریخ, اس پر پابندی لگا دی. کوئی پتہ نہیں کیوں لگائی ہے. پنجاب ٹیکسٹ بورڈ پہلے ہی او لیول میں پڑھانے والی اسلامیات کی کتاب پر پابندی لگاتا ہے جس کے ان کو صفحہ نمبر 210 سے 220 میں قابل اعتراض مواد ان کو نظر آیا. ٹھیک, اچھا سب حقائق درست کریں, سب چیزیں درست کر لیں, مشاورت سے, مصنف کے ساتھ, چیزوں کے مل بیٹھ کے. کمیٹیاں رات کو اکیلے کام نہ کریں, مل کر کام کریں. اب جو ریاضی کی جس میں سور کی تصاویر ہیں, کرسمس ہے, نیو ایئر ہے, ہیلووین ہے, ویلنٹائن ہے, اپریل فول ہے, یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ ریاضی میں نیازی صاحب منہ سے نکل گئے, ریاضی میں اپریل فول کیا کر رہا ہے, ریاضی میں ویلنٹائن کیا کر رہا ہے, ریاضی میں میتھ میں ہیلووین کیا کر رہی ہے. تو ہم بھی بہت ایکسٹریم چلے جاتے ہیں, جو یہ کتابیں بہت یعنی دوسری جماعت سے بچوں کو ہیلووین پہنا دو, یہ سور دکھا دو, اور بھی بڑی چیزیں, کبوتر جا 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 پیار کی پہلی چٹھی کبوتر لے جا, فاختہ کر دیں, اور بڑے ہیں بھینس کر دیں, بکری کر دیں, کٹے کر دیں, کچھ کر دیں. خدا کے لیے یہ نہ کریں, یہ مہربانی کریں, یہ نہ کریں. اور لیکن سارا کچھ ہو مشاورت کے ساتھ. لیکن اس میں علینا کیا برائی ہے؟ اگر ایک کتاب میں ایک تصویر ہے ایک جانور کی تو اس میں کیا برائی ہے؟ مجھے برائی لگتی ہے, مجھے برائی لگتی ہے. میں اپنے بچے کو اس کلاس میں سور کی تصاویر نہیں دکھانا چاہتا, کرسمس نہیں دکھانا چاہتا, نیو ایئر اس میں نہیں دکھانا چاہتا, ہیلووین نہیں دکھانا چاہتا, ویلنٹائن نہیں دکھانا چاہتا, اپریل فول نہیں دکھانا چاہتا. میرا بچہ جب بالغ ہوگا, جب اپنے فیصلے خود کرنے لگے گا, اس وقت یہ سب کچھ کر لے, اس وقت یہ سب کچھ کر لے, اس وقت سب کچھ کر لے, جو کرنا چاہتا ہے کرے. لیکن میرے بچے کو ریاضی کی کتاب میں یہ چیزیں نہیں دکھنی چاہیے, یہ میتھ کی کتاب. دوسرے کی بات سنیں, آرگیومنٹ سنیں, پھر جواب دیجیے گا. بے نظیر نہیں, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اس میں برائی کیا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو نہیں دکھانا چاہتے, ایک جانور ہے, اللہ نے ہی بنایا نا, جانور ہے. اور جہاں پہ اسلام آباد میں تو اتنے زیادہ وائلڈ بور ہوتے ہیں, ہمارے یہ جانور ہمارے ملک میں ہے. مطلب ایک تصویر دکھانے سے کیا ہو جائے گا؟ مطلب ہم لوگ بھی بڑے ہوئے ہیں یہی کتابیں پڑھ کے, میں جیسے کہہ رہی تھی وہ 3 لٹل پگز اور یہ کتابیں پڑھ کے, مطلب ہم پہ کون سا کوئی اثر پڑ گیا کہ یا ہمارے بچوں پہ پڑ جائے گا؟ میں قابل احترام بے نظیر صاحبہ سے, شاہ صاحبہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ بھی جانور ہیں صرف, لیکن وہ ایک جانور اس دنیا میں نہیں آیا. اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کچھ طبقے کو 2-4 لوگوں کو اس جانور پر اعتراض ہے تو کوئی حرج نہیں, جانور بدل دیں, جانور انسان نہ بدلیں, جانور بدل دیں. اچھا کرسمس, اب میری بات نہیں سنتی, اب میری بات سن لے تو پھر اس کا جواب دینا. میری بات پہلے سن لیں, میری بات سن لینا, پہلے میری بات سن لیں. اچھا کرسمس, نیو ایئر, ہیلووین, ویلنٹائن, اپریل فول, یہ میتھ میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہاں ہے؟ کس نے کہا ہے یہ میتھ کی کتاب میں تھا؟ یہ ریاضی کی کتاب میں, یہ میتھ کی کتاب میں ہے جس پہ پابندی لگائی ہے. نہیں تو اس میں کیا برائی ہے کہ دنیا میں اگر کچھ ملک ہیں جو بناتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر کسی امریکہ میں کسی کی کتاب میں عید کا ذکر ہو تو کیا وہ نکال دیں کتاب میں سے؟ اس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا چلیں, ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ کو ایک دام صحیح لگتا ہے 2 منٹ کے لیے یہ جو ہم ڈیبیٹ کریں 2 منٹ کے لیے پاز کرتے ہیں, پہلے مظہر صاحب کو کامنٹ لیتے ہیں, اس کے بعد ڈیبیٹ کریں گے تاکہ مظہر صاحب بھی شامل گفتگو ان کو کر سکیں. ٹھیک ہے مظہر صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میری آپشن بھی نہیں میں ہے. میرا خیال ہے مسئلہ ٹیکسٹ بک کا بھی نہیں ہے, مسئلہ کتابوں کا بھی نہیں ہے, مسئلہ اس ملک میں 72 سال میں سوچ پر پابندی کا ہے. سوچے نہیں, جو میں کہوں وہی بولیں, جو میں سوچوں وہی سوچیں.
आप बताएं कि इस मुल्क में किसी भी टेक्स्ट बुक के अंदर पाकिस्तान में जमहूरी जद्दोजहद की कोई कहीं है, कहीं पढ़ाई जाती है? इस मुल्क में बताया जाता है जमहूरियत क्या है, मार्शल क्या है, आइन क्या होता है? माफ कीजिएगा, हमारा मसला ये है बुनियादी तौर पे कि हम तारीख भी अपने मतलब की लिखना चाहते हैं। हम तारीख को ये कह के डिस्टॉर्ट कहते हैं कि ये डिस्टॉर्टेड तारीख है, और जो ये कह रहा होता है वो तारीख का तालिब इल्म नहीं होता। अब ये जो साहब हैं, राय मंजूर साहब, मैं नहीं जानता उनको, आपने ब्लैंकेट उठा के 100 किताबों को बैन कर दिया। हो सकता है कि मसला, लेकिन जिस आदमी ने लिखी ये किताब, उसको बुला के आप उसकी लॉजिक तो पूछें, आप उससे आर्ग्यू करें। दलील यानी बुनियाद होती है दलील, इल्म की बुनियाद दलील होती है। आप दलील से उसको साबित करें कि आप गलत थे। आप दलील से, जैसे अभी भट्टी साहब कह रहे थे, आप बुलाएं उनको, आप कहें जी रियाजी की किताब में इसकी क्या लॉजिक है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि एमबीबीएस में हम इस्लामिक हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं, यानी मेडिकल एजुकेशन में एमबीबीएस में इस्लामिक हिस्ट्री का क्या ताल्लुक है, या इवन हिस्ट्री का क्या ताल्लुक है मेडिकल एजुकेशन में। तो असल चीज ये नहीं है, असल चीज ये कि अगर आप किसी चीज को चेंज करना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं किसी किताब के उसमें, तो उसके माने ये नहीं होते कि आप किताब पर ही पाबंदी लगा दें, मां सिवाय इसके कि जहां तौहीन मजहब या तौहीन रिसालत वाली बात आ जाए। उसको तो समझ में आता है, और उसकी बुनियादी वजह यह कि उससे हेटरेड होता है, उससे नफरत जन्म लेती है, और उससे माशरे में फसाद आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ किताबों पर पाबंदी लगाई जा रही है इस मुल्क में देखिए, इस मुल्क में जोश को नहीं पढ़ाया जाता, इस मुल्क में फैज को नहीं पढ़ाया जाता, इस मुल्क में जालिब को नहीं पढ़ाया जाता, इस मुल्क में फराज को नहीं पढ़ाया जाता, इस मुल्क में सिर्फ दरबारी शोरा पढ़ाए जाते हैं। जो दरबार में जाके लिया गया है उसका ये वाला पॉइंट कि मौक़िफ़ सुना नहीं गया पब्लिकेशंस का। हमारे चारों पैनलिस्ट की राय नहीं है, लेकिन भट्टी साहब और मज़हर साहब चाहते हैं कि हम ये खुसूसी तौर पर वाजे कर दें कि भट्टी साहब कहते हैं काबिल एतराज़ मवाद ज़रूर हटना चाहिए, लेकिन जो पब्लिशर्स हैं, जिन्होंने मवाद ये किताबों में डाले मुतनाज़े, उनसे बुलाकर पूछना चाहिए उनका मौक़िफ़ के क्या है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जनाब, काबीना के मेंबरान की तादाद बढ़ती जा रही है और 51 मेंबरान हो गए हैं टोटल। 27 वफाकी वज़रा, 4 वज़राए मुमलिकत, 5 मुशीर, 15 मुआविनीन खुसूसी, इस तरह से 32 मुंतखब और 19 गैर मुंतखब अरकान हैं इस 51 मेंबरान में शामिल। तो हमने अपने एनालिस्ट के सामने सवाल ये रखा है कि वज़ीर आज़म की बढ़ती काबीना की वजह क्या है। ओपन ऑप्शंस हैं। भट्टी साहब, पहली बात, अल्ताफ़ हुसैन, परवेज़ मुशर्रफ, इमरान खान, तीन के वकील फ़रोग नसीम साहब, और तीसरी मरतबा वज़ीर कानून फ़रोग नसीम साहब, मुबारक हो। जहाँ तक बढ़ती हुई काबीना का है उसका एक ही शेर सुन लीजिए। मुनीर न्याजी साहब, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोक भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। ठीक है, महमल। देखिए अलीना, इसकी वजूहात तो खैर होती हैं, पिछली हुकूमतों में भी काफी बड़ी बड़ी कैबिनेट हमने देखी, लेकिन कैबिनेट जो है ना आर्टिकल 91 के तहत डिफाइन की है, जो कि प्राइम मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर होते हैं। तो SAPM एडवाइजर, स्टेट मिनिस्टर्स, वैसे उस डेफिनेशन के उसमें तो कैबिनेट में नहीं आते, तो गालिबन 32 होंगे। लेकिन असल जो मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग जो है अब काबीना की, वो ये नॉन इलेक्टेड मेंबर्स कर रहे हैं। और जहां तक फरोग नसीम साहब की बात है, उनको जिस तरह से लाया जा रहा है वापस बार बार, तो ये एक नॉन सीरियसनेस भी दिखाती है। पाकिस्तान में क्या कोई वकील नहीं बचा जो बड़े केस कर सकता है और किसी और को केसेस नहीं मिल सकते? तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत की भी वो दिखाती है। बड़ी कैबिनेट होना इतना मसला नहीं है, लेकिन आई थिंक जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो ज्यादा मसला है कि काबीना में किसको मिल रही है, असल कैबिनेट को या फिर जो दूसरे अनइलेक्टेड लोग। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब। जितनी बड़ी काबीना होगी उतना कंफ्यूजन फैलेगा। जितने ज्यादा लोगों को आप रखेंगे, आप कोई भी सही फैसले नहीं कर पाएंगे। कम लोग रखें, अच्छे लोग रखें, काबिल लोग रखें, राइट मैन फॉर द राइट जॉब रखें, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इमरान खान खुद 15-20 की काबीना की बात किया करते थे। प्रॉब्लम इमरान खान सबके साथ सबसे ज्यादा यही है कि वो जो बात करते थे आज उससे बिल्कुल उलट करते हैं। यानी कोई भी एक बात नहीं,
इतने ज्यादा यू टर्न लेंगे तो चाह जाते हैं इतना यू टर्न लेने के। तो मेरा ख्याल है उनको खुद ये रिव्यू करना चाहिए। 2 साल में सबसे बेहतर उनकी कारकर्दगी यही हो सकती है कि जब तीसरे साल में जाएं तो ये काबीना 50 से 20 रह जाए, और अब तीसरे साल में जाएं तो 20 से 10 रह जाए और वो ज्यादा बेहतर काम करे। ठीक है, बेनज़ीर। अलीना, ये 51 का नंबर सही नहीं है। जैसे मैमल भी कह रही थी कि जो काबीना होती है वो फेडरल मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, अभी 33 है, और आइन में आपको इजाज़त है कि आप 49 मेंबर्स रख सकते हैं काबीना में। तो अभी तक वो ऐसे कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, उनके पास अभी भी गुंजाइश है, वो और मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी मसला यही है जिस पे मैमल ने भी बात की कि अनइलेक्टेड मेंबर्स जब फैसले करना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से पीटीआई के अंदर से अब आवाज़ें उठ रही हैं, उनके अपने एमएनए कंप्लेन कर रहे हैं कि अनइलेक्टेड लोग जो हैं वो वज़ीर आज़म के साथ हर वक्त होते हैं, और जो इलेक्टेड हैं उनको साइड लाइन कर दिया जाए। तो आपको भी यही लगता है? ठीक है जी, हम इसी नोट पे अपना प्रोग्राम क्लोज करेंगे। आपसे पीर को मुलाकात होगी सवालात के साथ। फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा।